हामी ने प्रदेशवासियों को बसंत पंचमी की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। बसंत पंचमी पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि बसंतोत्सव प्रकृति के श्रृंगार एवं नई ऊर्जा का संचार करने वाला पर्व है। उन्होंने बताया कि यह दिन माता सरस्वती को भी समर्पित है, जो ज्ञान, संगीत और कला की देवी है। यह पर्व हमारी सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने और समाज में ज्ञान, संगीत और कला को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। बसंत पंचमी का अवसर हमें प्रकृति के संरक्षण एवं संवर्धन की भी प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि बसंतोत्सव का यह पर्व हम सभी के जीवन में नई उमंग है, उत्साह और खुशियों का संचार करने वाला होगा। 2025 का बजट भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज के लिए कुछ अहम पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। हालांकि बजट में लोगों ने कई बातों पर नाराजगी जताई है, लेकिन सरकार ने कुछ ऐसे फैसले भी लिए हैं जिन्हें देश के हित में माना जा सकता है। शनिवार को संसद में पेश केंद्रीय बजट पर पहाड़ों की रानी मसूरी में मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई। मसूरी में कांग्रेस ने बजट को निराशाजनक बताया। दूसरी ओर मध्य वर्ग ने आयकर छूट की सीमा बढ़ाए जाने पर संतोष तो जताया है, लेकिन साथ ही उनका कहना है कि महंगाई कम होती तो ज्यादा राहत मिलती। मसूरी के स्थानीय निवासी अजय भार्गव, पूर्व पालिका अध्यक्ष ओपी उनियाल, स्थानीय व्यापारी अशोक अग्रवाल ने कहा कि सरकार ने देश भर में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश की घोषणा की है। रेलवे, सड़कें, हवाई अड्डे और जल मार्गों में निवेश से रोजगार के अवसर पैदा होंगे और देश में व्यापार के लिए बेहतर माहौल बनेगा। इससे न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी विकास होगा, जो आर्थिक रूप से देश को मजबूत बनाएगा। डिजिटल इंडिया और प्रौद्योगिकी में निवेश बढ़ाने का वादा किया गया है, जिससे देश में तकनीकी विकास होगा और युवा वर्ग के लिए नए रोजगार अवसर मिलेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं में डिजिटल परिवर्तन से प्रशासन को पारदर्शी और सुलभ बनाया जाएगा, जिससे देश की कार्यकुशलता बढ़ेगी। जो बजट हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश किया है, मैं समझता हूं कि बजट बहुत ही नपातुला बजट है, बहुत ही अच्छा है और ये आमतौर पर मध्यम वर्ग के लिए बहुत अच्छा बजट है। इसमें सबसे पहले तो ये कि जो सैलरी वाले लोग हैं, उनको 12 लाख तक की सैलरी पे कोई टैक्स नहीं देना होगा। पौने 13 करोड़ तक, लाख तक पे कोई टैक्स नहीं उसमें चलिए। बहुत अच्छा एक वो किया है नौकरी पेशे वालों के लिए। और जो बिजनेसमैन है उन पे ये है 4 लाख तक कुछ नहीं है। उसके ऊपर फिर 5% है, 10% है, 15% है। तो इस तरीके का एक स्लैब रखा गया इनकम के ऊपर। बाकी स्वास्थ्य सुविधाओं में भी उन्होंने काफी अच्छा एक सुधार के लिए बहुत अच्छा बजट रखा है। किसान के लिए अच्छा रखा है। आम गरीब के लिए, गरीब तबके के लोगों के लिए जो है अच्छी स्कीमें इसमें कई जगह कई चीजों में छूट दी गई है, चाहे वो कपड़े में हो चाहे अन्य और चीजों में हो। काफी अच्छा बजट है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही शानदार बजट जो 2025 का है। बहुत मोदी जी के जो सपने हैं, जो भारत में जो गरीब रह रहे हैं उनको मध्यम वर्गीय के उन पे ज्यादा टैक्स का बोझ ना पड़े और एक राहत मिले, तो ये राहत भरा मैं इसे बजट कहूंगा कि बहुत अच्छा नपातुला, बहुत राहत भरा बजट है सबके लिए। भाजपा सरकार का जो आज बजट पेश हुआ नई सरकार का, मुझे नहीं लगता है कि कोई गरीब आदमी के लिए या मिडिल क्लास के लिए, लोअर क्लास के लिए कोई सब बेनिफिट हो। मैं तो पूछना चाहता हूं उन भाजपा की सरकार से, वित्त मंत्री से, कि जब से 2014 से भाजपा की सरकार आई, मोदी की सरकार आई और आप तब से जो बजट पेश कर रहे हैं, मेरे को तो बताओ कि आपने उस महंगाई को कम किया है या ऊपर ही बढ़ती चली गई है? भाई बजट का मतलब तो है कि आप गरीबों को, किसानों को, मिडिल क्लास के लोगों को कुछ राहत तो दो। 14 में कोई चीज अगर 10 रुपए की थी, वो आज 100 रुपए की हो गई इन 11 सालों में। तो बजट में तो कोई राहत मिली नहीं। आपने अगर इनकम टैक्स में किसी को राहत दी है तो पैसे वाले लोगों को ले दिए, गरीब आदमी के लिए कोई राहत नहीं दी। अब गरीब आदमी तो जिसका टैक्स ही नहीं, जिसकी कोई कमाई नहीं है, वो टैक्स क्या देगा बेचारा। पर जो लोग टैक्स देने वाले लोग हैं, उनको तो कम से कम 15 लाख की, 20-18 लाख की छूट मिलनी चाहिए थी। और जो भी आपने रिबेट दी है लोगों को कि 15 लाख से ऊपर, 20 लाख से ऊपर, 30 लाख से 50 लाख तक के लोगों के लिए आपने क्या घटाया उसमें? अगर टैक्स 20 लाख है तो आपने 1.5 लाख कर उसमें रिबेट कर दिया है। इस तरह का जो मैंने जल्दी में सुना और देखा, तो इससे कोई इतना बड़ा बेनिफिट आम जनमानस को नहीं हुआ। और विशेष करके वो जो हमारा मिडिल क्लास के लोग हैं या लोअर क्लास, अपर क्लास है थोड़ा सा, उन लोगों को कोई इसमें राहत नहीं मिली। ये बजट समावेशी तो नहीं कह सकते इस बजट को कि सबकी बात
का ध्यान रखा गया हो। इस बजट में कृषि का क्षेत्र हो तो उसमें भी मद में जो है जो बढ़ोतरी होनी चाहिए थी उसको भी घटा दिया गया। रक्षा का बजट घटा दिया गया, स्वास्थ्य का बजट घटा दिया गया, शिक्षा का बजट घटा दिया गया। ये तमाम आम जन की जितनी लाभकारी योजनाएं थी उनको कम करने का कार्य इस बजट में दिखाई दे रहा है। सिर्फ एक जरूर है कि भाई मिडिल क्लास को, सो कॉल्ड मिडिल क्लास, अब मिडिल क्लास तो उसमें भी नहीं आता, उससे बढ़कर हो गया मिडिल क्लास, पर सो कॉल्ड मिडिल क्लास के लिए 12 लाख का जो है जिसको ये कहा गया है कि भाई इनकम टैक्स में छूट मिलेगी, तो ये कुछ लोगों तक तो संभव होगा। लेकिन आज जो महंगाई की मार है उस पर कोई विचार नहीं है, बेरोजगारी की बात है उस पर कहीं उसमें कोई जिक्र नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा की बात है कहीं जिक्र नहीं है। सिर्फ 12 लाख पर मैंने सदन को जो है सत्ता पक्ष को मेज थपथपाते देखा, नरेंद्र मोदी जी को मेज थपथपाते देखा, राजनाथ सिंह को मेज थपथपाते देखा, माननीय अमित शाह को मेज थपथपाते देखा, लेकिन शिकन किसी के चेहरे पर नहीं थी। एलपीजी गैस का दाम नहीं वो घटा, डीजल पेट्रोल का कहीं जिक्र नहीं आया, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो है मार जो है आम जनता पर ही पड़ी। पहले तो मैं मोदी सरकार का जो है तहे दिल से शुक्रिया करूंगा कि उन्होंने ये एक बहुत ही बढ़िया बजट दिया है। आम आदमी जो कि पिछले 4-5 साल से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे को एक बहुत बड़ी टैक्स रिलीफ मिलने वाली है, वो मिली है। 12 लाख रुपए तक हम लोगों को जो टैक्स एग्जेम्पशन मिला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिसकी वजह से हम लोगों को 70 से 80 हज़ार रुपये तक का एक फ़ायदा होता है एक आम आदमी को। और ये अगर देखा जाए तो इसका जो है फ़ायदा जो मिलेगा वो हर पूरे इकॉनमी को मिलेगा, हर क्षेत्र को मिलेगा, क्योंकि जब एक आम आदमी के पास एक बचत होती है तो वो उसको आराम से खर्च कर पाता है। खर्च करने की वजह से एक इकॉनमी डेवलप होती है। साथ में जो है अभी हम लोग और चीज़ें जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि हम लोगों के यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे कि 50 नए डेस्टिनेशंस को डेवलप करने के लिए बात की गई है, वो एक सराहनीय कदम है। और चीज़ें जो हम लोगों को दिख रही हैं वो मेडिकल टूरिज्म पे उन्होंने बढ़ावा देने की बात करी है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने की बात करी। तो ये एक फ्यूचरिस्टिक और बहुत बढ़िया बजट है। ऐसे में सीनियर सिटीजन को भी काफी छूट दी गई है, तो क्या कहते हैं, वो भी एक अच्छा कदम, एक बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छा कदम है। और ये जो है एक ही बहुत सुदृढ़ और बड़े बैलेंस्ड बजट के रूप में हम लोग इसको देख रहे हैं। बजट तो बहुत अच्छा है, व्यापारियों के लिए, मिडिल क्लास के लोगों के लिए बहुत बढ़िया बजट है। इसके लिए तो प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री बधाई के पात्र हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि 1 लाख रुपया प्रति माह कमाने वाला व्यक्ति, सरकार जो नौकरी पैसा है उसे तो 0 टैक्स देना है, व्यापारी को कुल 5,000 रुपये महीना आता है। और सीनियर सिटीजन के लिए भी ये बहुत अच्छा बजट है, उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए गए हैं। जहां शनिवार को केंद्र सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वित्तीय बजट पेश किया गया, जिसमें मध्य वर्ग को टैक्स में राहत देते हुए 12 लाख तक की सालाना आमदनी वालों को टैक्स फ्री करने का फैसला लिया गया है। बजट में इस फैसले से जहां हर वर्ग खुश है और इस बजट को आम जन व मध्यम वर्ग का बजट बता रहा है, वहीं जनता बजट की पूरी जानकारी से अभी तक अनजान है। बजट में क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा और किस वर्ग को कितना लाभ इस बजट से मिलेगा, इसको लेकर जनता अभी भी अनजान है। व्यापारिक वर्ग या सराफा व्यापार से जुड़े हुए लोग बजट में कुछ न मिलने से अभी भी असमंजस में है, जिसके चलते वह ना तो बजट की प्रशंसा कर पा रहे हैं और ना ही बजट को बुरा बता पा रहे हैं। बजट में ये घोषणा की है कि 5 लाख था, पहले 7 लाख नहीं था, 5 लाख से बढ़ा के 12 लाख रुपए किया। इससे हर वर्ग को फायदा होगा और इससे मेरा ख्याल है कि आम जनता के अलावा जितने भी लोग हैं वो इससे खुश हैं और हम इसका स्वागत करते हैं। दूसरा ये है कि ये बजट जो इन्होंने काफ़ी लंबा चौड़ा बताया है, विस्तार से हमारी अभी कुछ इसको डिटेल में नहीं मालूम, लेकिन इनको ये बताना चाहिए था कि क्लियर करके कि कौन सी चीज़ महंगी हुई है, कौन सी चीज़ सस्ती हुई है, किस पर कितना टैक्स लगाया, कितना टैक्स घटाया है। अब कार ऑफ टैक्स बढ़ा दो, वो तो आम आदमी के वो नहीं है, उससे आम आदमी को कोई लेना देना नहीं है। सरकार को जो बजट बनाना चाहिए वो जनता को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। जैसे कि उन्होंने एक बताया है कि एक उन पे दी गई छूट कि बिल्कुल ही छूट है। कुल मिलाकर ये बजट एक
अच्छा बजट। ये आज का बजट सबसे अच्छा ये है कि 12 लाख रुपए की छूट मिली है हर पब्लिक को। हर जो इनकम टैक्स में जुड़ा हुआ है, जितना इनकम टैक्स देता है उसको 12 लाख की छूट मिली है। और जितने व्यापारी लोग हैं हमारी लाइन पे और जितने और व्यापारी हैं उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है ये। और दूसरा, इन्होंने एक आगे की भी छूट का स्लैब भी कम करा है 16 लाख। आगे बढ़ेंगे। उधम सिंह नगर जिले के दिनेशपुर नगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन हालत जर्जर हो गई। भवन की दीवारों पर दरारें आ गई। कर्मचारी जान जोखिम में डालकर कार्य कर रहे हैं। पीएससी परिक्षेत्र की 1 लाख से अधिक की आबादी की स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करने की जिम्मेदारी है। यहां पर प्रतिदिन 100 से अधिक की ओपीडी होती है। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी कक्ष और रक्त जांच कक्षा तथा इमरजेंसी कक्ष 64 साल पुराने हैं। सीलन के चलते भवन की दीवारें फूल गई हैं। बरसात में भवन की छत से पानी टपकता है। जर्जर कमरों में स्वास्थ्य कर्मी जान जोखिम में डालकर सेवा देने के लिए मजबूर हैं। अस्पताल में नया भवन बना है। इस भवन में दवा वितरण, आयुष कक्ष, प्रसाव कक्ष, स्टोर, जच्चा, टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है। दिनेशपुर पीएससी की समस्या से स्वास्थ्य मंत्री और विभाग को अवगत कराया जा चुका है। उच्चीकरण हो इस अस्पताल की सभी समस्या का एकमात्र समाधान है, विधायक अरविंद पांडे ने ये कहा है। इस हॉस्पिटल के उत्थान के लिए सरकार में बिल्कुल नियमों का, कानूनों का जो मानक है उस मानक को पूरा करते हुए इसका प्रस्ताव हमने शासन में भिजवा दिया है। और मैं अभी 2 दिन पहले ही मैं जो विभागीय मंत्री जी हैं उनसे मिल के आया हूं और ये आग्रह करके आया हूं कि इसको पीएससी से इसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इसको परिवर्तित किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विभागों के डॉक्टर यहाँ मिल सकें। और ये गरीब इलाका है, पिछड़ा हुआ इलाका है, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए। इस नाते बिल्कुल मुझे लगता है कि यथाशीघ्र इसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इसको परिवर्तित करने का काम किया जाएगा। बात बिल्डिंग की तो अपनी जगह समस्या है ही है, इससे ज़्यादा आवश्यकता इस बात की है कि ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों का उपचार यहाँ होना चाहिए। इस नाते डॉक्टरों की संख्या बढ़े, इस दिशा में प्रयास गतिमान चल रहा है। देखिए, आपने एक जनहित के मुद्दे को आपके चैनल के माध्यम से उठाने का साहस किया। आज के तारीख में पत्रकार लोग सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा होता है। तो इसलिए मैं आपके साहस के, आपके चैनल के बहादुरी को सलाम करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। जहां तक विकास की बात है, कल हॉस्पिटल नहीं, मटकोटा गदरपुर रोड में कितने लोग मर गए, कितने लोगों ने आवाज दे दी, कितने बार आंदोलन कर लिए, ये बहरा मुख्यमंत्री सुनता ही नहीं। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? माननीय श्री धन सिंह रावत जी हैं, जो बहुत बड़े कद के माने जाते हैं। शायद ये मुख्यमंत्री हटे तो शायद वो उन्हीं को ना ये भारतीय जनता पार्टी वाले मुख्यमंत्री बना दे। मगर उनके यदि विकास के उनके ट्रैक को देखा जाए तो ये तो गया वो आपके कैबिनेट, ये राज्य मंत्री बनने लायक नहीं है। डिवीजन करके वोट लेना इनका काम रह गया है। कौन सी पार्टी? वो हॉस्पिटल के बारे में, भवन काफ़ी पुराना है, करीब 60 के दशक का है, यहाँ के पुराने लोगों द्वारा बताया गया है और हालत इसकी काफ़ी ख़राब है। ऊपर हमने विभाग को पत्र भी लिखा है, बाकी विभाग के संज्ञान में है। बरसात में तो चारों तरफ से पानी टपकने लगता है, दीवारों में दरार वगैरह आई हुई है, मरम्मत भी हुई है बीच में, लेकिन फिर वो वैसे का वैसा ही हो जाता है। तो यही है। बाकी ये अब लोग कितने स्टाफ है, बाकी लोगों में क्या है, अब लोगों का जो स्टाफ है उनका भी कहना कि हमें डर लगता है। जी हाँ, ये इसमें वही 31 जनवरी को शुरू हुए संसद सत्र के दूसरे दिन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8वीं बार बजट पेश किया। एक और जहां सत्ता पक्ष बजट को सभा